गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा सेकंड लेक्चर ग्रुप एक्शन का। मतलब कैसे तो हमारा 15th लेक्चर है, पर ये है हमारा सेकंड लेक्चर जिसमें हम लोग देखेंगे ग्रुप एक्शन का ही, मतलब ग्रुप एक्शन का कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमारा होगा ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा कि ऑर्बिट होता क्या है, और ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम हम पढ़ेंगे, ऑर्बिट डिकम्पोजिशन देखेंगे, ऑर्बिट को हम क्यों पढ़ते हैं इसको भी हम लोग समझेंगे। पहले मैं आपको डेफिनेशन बताया तो ऑर्बिट का क्या होता है। तो ऑर्बिट का डेफिनेशन होता है कि अगर जी कोई भी ग्रुप होगा, एक्ट करेगा सिंपल एक सेट पे ए पे। मैंने आपको पहले ही बोला था ये पढ़ लेना ग्रुप एक्शन, तो मैं मानता हूँ कि आप पढ़ चुके होंगे। आपको पता है ग्रुप एक्शन के लिए आपके पास कोई ग्रुप होना चाहिए जी, कोई सेट होना चाहिए ए, और एक इसके बीच में एक ग्रुप एक्शन इसको हम लोग बोलते थे। कैसे कि अगर हम लोग जी क्रॉस ए से ए में एक डिफाइन करते थे एक मैपिंग जिसको हम लोग बोलते थे ग्रुप एक्शन, तो ये होना चाहिए। तो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए लेट जी ए, हम लोग जी ए डिफाइन करेंगे, जी और ये ए एलिमेंट किस तरह से होंगे जी स्टार ए, सच दैट जी कहाँ बिलोंग करेगा जी में। तो हम लोग इसी जी ए को क्या बोलेंगे, देन जी ए इज कॉल्ड एन ऑर्बिट ऑफ ए अंडर जी, या फिर ए इन जी, हम इन जी भी बोलते हैं। तो अब चलो इन जी यूज़ करो, ए इन जी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या इसका मतलब हो गया। अब देखो, सबसे पहले लोग समझते हैं कि ये ऑर्बिट हमारे जीवन में आया कब था। तो ये ऑर्बिट हमारे जीवन में आया जब हमने क्लास 9th में ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ा। आपने पढ़ा होगा ऑर्बिट कि अगर मान लो कि ये सन है तो प्लैनेट्स का एक पाथ होता है, इसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, जिस पाथ में वो रिवॉल्व करता है, घूमता है। तो ये हो गया। तो ऐसे ही अब सन की जगह पे रख दो ए को, ठीक है। और ऑर्बिट मतलब कि सारे जितने भी जी के एलिमेंट हैं, मतलब ये ए के साथ उसको आप ऑपरेशन कराते जाओ। मतलब कि जी के अंदर मान लो कि 3 एलिमेंट है, G1 G2 G3। तो आप G1 स्टार ए निकाल दो, आप G2 स्टार ए निकाल दो, आप G3 स्टार ए निकाल दो। मतलब ग्रुप का हर एक एलिमेंट को आप ए के साथ स्टार कर दो, जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपका बन जाएगा ए का ऑर्बिट। ठीक है, बहुत ईजी है, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। ए में मान लेते हैं कोई सेट है ABC, यानी कि जो मैंने बताया था इससे पहले ग्रुप एक्शन वाले में कि कोई ट्राइंगल का वर्टिसेस है ABC, और जी कोई भी ग्रुप है जिसमें हम लोग ले रहे हैं R0, R120 एंड R240। मतलब R0 का मतलब हुआ कि एक बार भी रोटेट नहीं करना है 0 डिग्री से, R120 मतलब 120 डिग्री से रोटेट करना है ग्रुप को, मतलब कि इसके वर्टेक्स को। और R240 का मतलब R120 हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज 120 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग R120 को क्लॉकवाइज ले या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ कि हम लोग क्या करें, R120 का मतलब कि इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं 120, R240 का मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं यहाँ से। अब देखो ये वाला हमें पता है कि ये वाला एंगल होगा 120 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये वाला 120 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक ट्राइंगल में अगर आप देखो इस तरीके से, तो 3 हो गए ऐसे, 3 पार्ट पूरा 360 होता है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने 120 120 120 में, तो ये हो गया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ये 120 का कॉन्सेप्ट, ये हो गया 120, ये भी 120, ये भी 120। ठीक है, तो इसका मतलब 240, मतलब यहाँ पे ऐसे रोटेट करना। अगर R2 को हम लोग ए को 240 से करेंगे तो ए सीधे आ जाएगा सी पे। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अब हमारा जी हम क्या लिखेंगे, R0 स्टार ए। कैसे, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने भी क्या बताया कि जी ए का मतलब क्या होगा, इस ए जो भी हम लोग लेंगे ए, तो हम ए में क्या ले रहे हैं, इस पर्टिकुलर ए एलिमेंट को। तो जी ए का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जी के हर एक एलिमेंट, 3 एलिमेंट से R स्टार, R0, R120, R240, तो तीनों के साथ हम ऑपरेट करेंगे ए को। तो R0 स्टार है, R120 स्टार है, R240 स्टार है। अब R0 स्टार ए करेंगे, मतलब कि ए को हम लोग रोटेट ही नहीं करेंगे तो ए ही आएगा। हम लोग ए को रोटेट करेंगे 120 डिग्री से, तो देखो 120 से रोटेट करेंगे तो बी पे पहुंच जाएंगे, तो ये बी हो जाएगा। और R240 स्टार ए कितना हो जाएगा, तो 240 से रोटेट करेंगे तो सी पे पहुंच जाएंगे। तो ये बेसिकली ए बी सी हमारा क्या है, जस्ट सेट ए। उसी तरह से आप जी बी निकाल सकते हो, जी बी निकालोगे तो R0 स्टार बी, R120 स्टार बी और R240 स्टार बी। वैसे आप जी सी निकालोगे, अब देखना सब सी ही आएगा, मतलब सब आपका ए ही आएगा। ठीक है, सेट ए ही आएगा। पर अब हम लोग ना इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये जो हमारा ऑर्बिट है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। मतलब देखो, अभी आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हमने 2 कॉन्सेप्ट डेवलप किया ग्रुप एक्शन पढ़ने के बाद। एक कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किया ऑर्बिट का, और एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया स्टेबलाइजर का। ठीक है, एक हमने पढ़ा स्टेबलाइजर और एक हमने पढ़ा ऑर्बिट। तो अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये जो स्टेबलाइजर था इसके जो ताल्लुकात हैं, ठीक है, किससे हैं, ग्रुप के साथ। ठीक है,
अच्छा वर्ड है ताल्लुकात, तो ये एक नया वर्ड। तो ये स्टेबलाइज़र किससे मतलब रिलेशन रखता है ग्रुप के साथ, क्योंकि ये सब ग्रुप होता है, और ऑर्बिट का रिलेशन है सेट के साथ, ठीक है। तो अब ये सेट के साथ रिलेशन, क्योंकि ऑर्बिट के एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, जी स्टार है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टार कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड होता है जी क्रॉस ए से ए में, यानी कि हम एक एलिमेंट लेंगे जी से, एक एलिमेंट लेंगे ए से, दोनों ऑपरेट करेगा और ए का ही एलिमेंट देगा, तो ये एलिमेंट आएगा अल्टीमेटली ए का, तो ये जो जी ए होगा ये ए का ही कोई एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो ये एलिमेंट आ रहा है बेसिकली जी ए, वो सेट के ही कुछ एलिमेंट का कलेक्शन है। जैसे आप यहाँ पे भी देखोगे कि हमने जब निकाला जी ए का ऑर्बिट तो पूरा का पूरा सेट ही आ गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार सेट ही आए, उससे कम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तो सेट के अंदर से एलिमेंट आते हैं ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। और इसका ये जो स्टेबलाइजर होता है ये सब ग्रुप होता है सिंपल ग्रुप का, ठीक है। सिंपल ग्रुप मतलब ग्रुप का ये सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं जैसे कि सिंपल SIMPLE, तो सिंपल हिंदी में सामान्य, तो ये सब वर्ड यूज़ करने से भी थोड़ा सा डर लगता है मैथमेटिक्स में, क्योंकि ये सिंपल ग्रुप अलग ही ग्रुप हो जाएगा, ऐसा ग्रुप जिसमें कि कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना होता हो, तो ये सब थोड़ा सा अवेयर रहना है मैथमेटिक्स में। खैर, तो ये चीज़ हम लोग समझते हैं थ्योरम से, ठीक है, कि ये जो कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लोग लेते हैं जी, कोई भी ग्रुप है एक्ट कर रहा है ऑन सेट ए अंडर द स्टार ऑपरेशन फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, अगर कोई भी ए और बी दो एलिमेंट्स हैं और वो ए के अंदर है, सेट के अंदर, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ए रिलेटेड टू बी, मतलब हम लोग बोलेंगे ए जो है वो बी से रिलेटेड है। कब रिलेटेड है, इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू जी, ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट होगा जी, सच दैट ए को हम लोग लिख पाएंगे जी स्टार बी। अब इसका मतलब क्या, ए को जी स्टार बी लिख सकते हैं, मतलब हम लोग बोलेंगे ए और बी आपस में रिलेटेड है कब, जब हम लोग को ऐसा कोई जी मिले सच दैट हम लोग ए को क्या लिख पाए, जी स्टार बी, ठीक है। मतलब कि अगर हम लोग एक काम करें, इसका मतलब कि हम लोग अगर बी का निकालें, बी का अगर हम लोग अगर आपका इस तरह से निकालें, यानी कि ऑर्बिट निकालें, ठीक है बेसिकली, तो बी का अगर हम लोग ऑर्बिट निकालेंगे तो हमको पता है जी बी क्या होगा, इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट आएंगे, जी स्टार बी टाइप, यही जी स्टार बी तो आपका ए है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी दो एलिमेंट्स ए इक्वल्स में, अगर हम लोग कोई ऐसा जी मिल गया सच दैट ए को हम लोग कोई मिल गया, मतलब जी मिल गया सच दैट हम लोग ए को जी स्टार बी लिख पा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे ए और बी आपस में रिलेटेड हैं। कब बोल रहे हैं ए और बी आपस में रिलेटेड, जब ऐसा कोई जी मिले कि हम लोग ए को जी स्टार बी लिख सकें, ठीक है। तो देन द रिलेशन, ये जो रिलेशन होता है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो ये जो रिलेशन होगा ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग हर बार इक्विवेलेंस रिलेशन वगैरह क्यों प्रूफ करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इक्विवेलेंस रिलेशन का कॉन्सेप्ट, तो ये मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों करते हैं। पहले हम लोग प्रूफ करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, मज़ा आएगा। देखो आपको पता है कि पहले हम लोग को पता है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए अपने क्लास 12th में पढ़ा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग को दिखाना होता था कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग करना चाहिए आर में, या फिर हम लोग को दिखाना होगा कि ए इज़ रिलेटेड टू ए खुद से रिलेटेड होगा सारे ए के लिए। तो देखते हैं ए से कब रिलेटेड होगा, इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए को हम लोग क्या लिख पाए, जी स्टार बी, यानी कि जी स्टार ए। तो ऐसा ई एग्जिस्ट कर, ऐसा जी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम लोग लिख देंगे देयर एग्जिस्ट जी इक्वल्स टू आइडेंटिटी ले लो आप, कहाँ बिलोंग कर रहा है जी में, सच दैट क्या हो जाएगा, ए को आप क्या लिख सकते हो, ए इक्वल्स टू ई स्टार ए। देखो ऐसा तो जी एग्जिस्ट कर गया, जी क्या है आइडेंटिटी हमने ले लिया, तो ये ई ऐसा एग्जिस्ट कर गया, जस्ट दैट ई स्टार ए क्या होता है आपको पता है कि फर्स्ट ही प्रॉपर्टी होता है ग्रुप एक्शन का, कि हम लोग ई स्टार ए निकालेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू ई स्टार ए। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि ए जो होगा वो रिलेटेड टू, देयरफॉर ये इम्प्लाई कर रहा है कि ए इज़ रिलेटेड टू ए और ए रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब, और सारे ए के लिए ये चीज़ होगा, देयरफॉर ये जो रिलेशन होगा इज़ रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम लोग को प्रूफ करना है सिमेट्रिक, ये रिलेशन जो होगा ये सिमेट्रिक भी होगा। सबको पता है सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करते हैं, पहले हम लोग को पता होता है कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, और देन हम लोग को दिखाना होता है कि बी इज़ रिलेटेड टू ए। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ देन
जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक होगा। तो ये हम लोग को प्रूव करना है कि सिमेट्रिक होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे सिमेट्रिक? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट करते हैं कि A इज रिलेटेड टू B, और अगर A इज रिलेटेड टू B है इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट G बिलोंग्स टू G, ग्रुप में G मिलेगा सच दैट, क्योंकि ऐसे ही हम लोगों ने रिलेशन को डिफाइन किया है। तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G स्टार B। तो ये क्यों मैं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होता है, मान के चलते कि A जो है वो B से रिलेटेड है, और जैसे ही A B से रिलेटेड हुआ आपको ये चीज़ गिवन है कि देयर एग्जिस्ट G बिलोंग्स टू G सच दैट A को हम लोग G स्टार B लिख पाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, ऐसा G कोई मिलेगा सच दैट हम लोग A को G स्टार B लिख पाएंगे। अब हम लोग को क्या दिखाना था, अंदर रिलेशन सॉरी हम लोग को ये इसको प्रूव करना है सिमेट्रिक। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को प्रूव करना है टू प्रूव दैट कि B इज रिलेटेड टू A, B और A रिलेटेड होगा। तो अब कैसे प्रूव करेंगे B और A रिलेटेड है? तो आप अगर ध्यान से देखो, हम लोग को करना क्या है कि हम लोग B को अगर लिख पाए, सम कोई G मिल गया स्टार A, तो हमारा काम हो जाएगा। तो आपको देखो यहाँ से एक ऑब्वियस लग रहा होगा, एक ऑब्वियस सा चीज़ कि आपको अगर यहाँ से B सिर्फ बचाना है, तो आप अगर G इनवर्स से दोनों साइड ऑपरेट करो तो यहाँ पे G इनवर्स A आ जाएगा और यहाँ ये हट जाएगा। ऐसा एक लग रहा है हमें कि ऐसा हो सकता है, तो हम वही लेंगे, वही करेंगे, ठीक है। वही हमारा एक एलिमेंट होगा जिसमें हम लोग B को रिप्रेजेंट कर पाएंगे स्टार A लिख करके। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे सिंस G जो है वो G में है, ग्रुप में है। तो हमें पता है क्योंकि G जो है वो G में है और ग्रुप का मतलब ही होता है कि इसके अंदर इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर G इन्वर्स भी G के अंदर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि G इनवर्स स्टार A इज इक्वल्स टू G इनवर्स स्टार G स्टार B। ऐसे मतलब कर क्या रहे बेसिकली, G इनवर्स स्टार A और G इनवर्स स्टार A की जगह पे हमारा एलिमेंट क्या है, तो G स्टार B, तो मैंने A की जगह पे G स्टार B लिख दिया। पर ये हमारा सेकंड जो प्रिंसिपल, सेकंड जो प्रॉपर्टी है ग्रुप एक्शन का, ग्रुप एक्शन मैंने आपको बताया था, उसमें जो सेकंड कंडीशन है ग्रुप एक्शन का वो क्या था कि अगर जब भी ऐसा हो तो ये एसोसिएटिव टाइप दिखता है, यानी इसको हम लोग दोनों को साथ में लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे इसको G इनवर्स G स्टार B ऐसे, और G इनवर्स G क्या होगा, आइडेंटिटी, तो E स्टार B, और E स्टार B क्या होगा, B। ये कैसे हम लोग लिख पा रहे हैं, फ्रॉम कंडीशन 1 and 2 ऑफ ग्रुप एक्शन, from condition 1 and 2 of group action। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमने क्या किया कि B को कैसे लिख दिया, G इनवर्स A। तो क्योंकि हमारा एक ऐसा एलिमेंट मिल गया G में सच दैट हम लोग B को रिप्रेजेंट कर पाए इस फॉर्म में, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि A को अगर हम लोग G स्टार B लिख दे तो A और B रिलेटेड, बट हमने B को सम एलिमेंट ग्रुप के और स्टार A लिख दिया, इसका मतलब कि B और A रिलेटेड। तो इम्प्लाइज क्या करेगा कि B इज रिलेटेड टू A, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। नाउ वी हैव टू प्रूव कि ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव को मिटा देता हूँ, मैंने प्रूव कर दिया था, आप ये उतार सकते हो अच्छे से। देखो फिर मैं आपको बोलूँगा कि ये सब धीरे धीरे जो हमारा चल रहा है ना प्रोसेस, मैं कोशिश बहुत ही अच्छे से कर रहा हूँ कि आपका ये सब चीज़ बहुत टिपिकल ना हो, बहुत ही धीरे धीरे हम लोग कोर्स को भी लेके जा रहे हैं स्टार्टिंग में, ताकि आपका हैबिट बिल्डअप हो जाए। क्योंकि देखो यही चीज़ अगर आप IITs में पढ़ रहे होते हैं ना अभी, तो आपका एक साथ में 6 पेपर हो रहा होता, 6 पेपर एक साथ में, और डेली बेसिस आपका 3-4 घंटा 5 घंटा का क्लास चलता। उसके बाद फिर और एक जो कोर्सेज़ का कंटेंट होगा ना, तो एक क्लास का कंटेंट होगा बहुत ज़्यादा होगा। बट इसीलिए मैं क्या करूँ, सिर्फ आपको ऑल्टरनेट डेज में क्लास दे रहा हूँ, ताकि आप धीरे धीरे एक माइंडसेट बना लो। इस तरह से हमारा कोर्स कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो इसके लिए हम लोग कोर्स को स्पीड करेंगे। पर आप अभी से देखना स्टार्ट करो, नहीं तो आपका हो नहीं पाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्लासेस आपको बता भी रहा हूँ तो बहुत ही वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ कि मैं एकदम आ रहा हूँ और एकदम इंग्लिश में बोलना स्टार्ट, और उसके बाद फिर एकदम स्पीड में बोल रहा हूँ, कुछ आपसे इंटरेक्शन नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाया जाए। मैं आपको थोड़ा समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं कोर्स को लेकर के। तो आई होप कि अभी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और अगर अभी भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे मैसेज करके एटलीस्ट बताना, फिर इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे।
बट खैर हम लोग फिर चलते हैं इस टॉपिक पे। हम लोग क्या प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव। कोशिश करो आप खुद से प्रूफ करने का, मज़ा आएगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता था कि ए अगर बी से मतलब ए रिलेटेड बी हो एंड बी रिलेटेड सी हो तो हमें प्रूफ करना होता था कि ए और सी रिलेटेड होगा। अब क्योंकि ए रिलेटेड बी है, इसका मतलब क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट G1, G2 बिलोंग्स टू G सच दैट, क्योंकि ए और बी रिलेटेड है तो ए को हम लोग क्या लिख पाएंगे, G1B, द G1 स्टार बी, एंड क्योंकि बी और सी रिलेटेड तो हम लोग बी को क्या लिख पाएंगे, G2 स्टार सी, ऐसे इस तरीके से। तो ये हो गया। तो ये तो हमने लिख दिया। हमें चाहिए क्या, हमें ए और सी को रिलेटेड दिखाना है। तो ए और सी को रिलेटेड दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, G1 और स्टार बी की जगह पे हमें पता है बी इक्वल्स टू क्या है, G2 स्टार सी, तो लिख देते हैं G2 स्टार सी। अब देखो ये क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव की तरह यूज़ करेंगे तो हो जाएगा G1 G2 स्टार सी, ठीक है। और ये G1 G2 जो है इसको हम लोग अनदर एलिमेंट ले लेंगे G3, क्योंकि ग्रुप का ही एलिमेंट है और हमें पता है ग्रुप क्लोज्ड होता है, तो ये इसी के अंदर आएगा ग्रुप का एलिमेंट, तो हो जाएगा G3 स्टार सी। तो आपको देखो क्योंकि हमने ए को सम ग्रुप के एलिमेंट स्टार सी लिख दिया, देयरफॉर वी कैन से कि हमारा जो ए होगा वो रिलेटेड होगा सी से, तो हमारा ए और सी रिलेटेड होगा इसका मतलब, ठीक है। तो यही तो ट्रांजिटिव का केस था। हमें यही पता है कि ए रिलेटेड बी हो, बी रिलेटेड सी हो, तो अगर ए रिलेटेड सी हो गया देन जो ग्रुप होता है वो ट्रांजिटिव हो जाता है, तो ग्रुप ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये हमारा 3 चीज़ था, और क्योंकि तीनों चीज़ हो गया है, सिंस वी कैन से कि ये जो है हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया प्लस सिमेट्रिक हो गया प्लस ट्रांजिटिव हो गया, या आप लिख सकते हो सिंस दिस रिलेशन, इसको हम लोग टिल्ट भी बोलते हैं सिंबल वाइज, और ये रिलेशन है, तो ये रिलेशन टिल्ट जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, सो देयरफॉर इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन का इतना महिमा अपार क्यों है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं। हर बार आपने देखा होगा कि हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम लोग पहले क्या करते हैं कि बोलते हैं कोई भी 2 एलिमेंट, कोई भी सेट हम लेते हैं और बोलते हैं इसके 2 एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे। हम लोग रिलेटेड करने में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ इसका आइडिया क्या है। हम लोग सेट के कोई भी 2 एलिमेंट को रिलेटेड दिखाने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे देखो ये कारण है कि इसके पीछे का जो कारण है, जैसे मान लो ये है हमारा सेट, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, इस तरह से ये सारे अलग अलग बहुत तरह के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अब इस सेट के बारे में कुछ स्टडी करना है तो हम लोग को सब एलिमेंट के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। बट हम लोग सोच रहे कि अगर कुछ ऐसा हो कि हम लोग ग्रुपिंग्स कर दें, जैसे ये एक तरह में आ गए, इस तरह के एलिमेंट एक तरीके से आ गए, और बाकी ये वाले जो एलिमेंट है ये एक तरीके से और ये एक तरीके से, मतलब सिर्फ हम लोग 4 को 1 2 3 और ये 4 अलग अलग पार्ट को स्टडी करें तो ये हमारा पूरा सेट का स्टडी हो जाएगा। तो हम लोग यही चीज़ करना चाहेंगे कि हम लोग सिर्फ इस 4 पार्ट का स्टडी कर ले, हमारा काम हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे जो भी ये एलिमेंट है इस तरह के, ये एक तरह के एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड हैं, ये एलिमेंट सारे आपस में रिलेटेड हैं, ये सारे आपस में रिलेटेड हैं और ये सारे आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर जो एलिमेंट A रिलेटेड टू B है वो एक साथ आएगा, ये इसके अंदर आएगा, मतलब कि जो A से मान लो कि रिलेटेड होगा, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे CLA, यानी कि क्लास ऑफ A, मतलब A से जो रिलेटेड है, A से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जिसके लिए हमें G मिले, कि हम लोग A को क्या लिख पाए, G स्टार B, तो वो सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। इसके अंदर आएंगे क्लास ऑफ B, मान लो कि अगर B इससे रिलेटेड है तो हम मान लेते हैं कि दूसरा एलिमेंट, लाइक मान लो कि हमने ले लिया क्लास ऑफ A1, फिर क्लास ऑफ A2, क्लास ऑफ A3। अब देखो मतलब बेसिकली हुआ क्या कि ये पूरा स्कूल था क्लास ऑफ A4, ये पूरा स्कूल था, इस स्कूल को हमने स्कूल के बच्चों को क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 4 क्लास में, 1 क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 ऐसे। और एक क्लास में किस तरह के बच्चे आ रहे हैं, जो सेम एज के हों या फिर सेम जिन्होंने पास्ट में भी बाकी क्लासेस ना पढ़े हों, ऐसा कुछ हमने क्राइटेरिया रख दिया है, हमने एज का क्राइटेरिया रख दिया, तो उस तरह से ये बच्चे आ रहे हैं सेम क्लास में। वैसे ही यहाँ पे हमने क्राइटेरिया क्या रखा कि वो दो कोई भी 2 एलिमेंट अगर इसके अंदर आ रहे हैं तो दोनों के पास प्रॉपर्टी क्या होगा कि कोई ना कोई ऐसा G मिलेगा सच दैट हम लोग A को G स्टार B लिख पाएंगे, तो इसको हम लोग सम G के टर्म में लिख पाएंगे, यानी कि इसको हम लोग लिख पाएंगे इसके टर्म में कैसे, ये मान लो B है तो इसको हम लोग लिख पाएंगे सम कोई और दूसरा G मिलेगा सच दैट इतना स्टार है, ऐसे करके लिख पाएंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे
कि ये हमारा क्या है, एक क्लास है। अब देख रहे हो इसका जरूरत क्यों पड़ रहा था हमें सिमेट्रिक, मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक का जरूरत हमें इसीलिए यहाँ पे इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि अगर ये इससे रिलेटेड है, ठीक है, ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है तो कब रिलेटेड होगा, जब ए को हम लोग क्या लिख पाएंगे, जी स्टार बी, और ये इससे भी तो रिलेटेड होना चाहिए, तो इसीलिए ऐसे। फिर अगर ये इससे रिलेटेड और ये इससे रिलेटेड, तो ये मतलब ये इससे रिलेटेड ये इससे रिलेटेड, तो ये दोनों भी रिलेटेड होने चाहिए। तो ये सारा चीज़ इसीलिए हम जब इक्विवेलेंस क्लास प्रूफ इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करते हैं तो हम तीनों प्रूफ कर देते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जिससे हमारा क्या होता है कि ये वाला जो रिलेशन है, मतलब ये वाला जो हमारा एक इसके इक्विवेलेंस रिलेशन बनने के कारण क्या होता है कि हम लोग इसको पार्ट्स में डिवाइड कर पाते हैं, मतलब सेट का पार्टीशन कर पाते हैं, और जो एक पार्टीशन का जो एक कंप्लीट एक क्लास बनता है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। और ये इक्विवेलेंस क्लास के अंदर इसको हम लोग अगर लिखना चाहें प्रिसाइजली तो कैसे लिखेंगे, देखो मैं बताता हूँ आपको। इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे CLA मतलब क्लास ऑफ ए, इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, तो वो सारे x बिलोंग्स टू सेट सच दैट x और a आपस में रिलेटेड होना चाहिए। पर हमें तो पता है कि x और a आपस में कब रिलेटेड होगा, x और a आपस में तब रिलेटेड होगा जब हम लोग x को क्या लिख पाएंगे, सम g स्टार a, यानी कि क्लास ऑफ a के अंदर सच दैट g कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, आपका g का एलिमेंट। मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या बोला कि क्लास ऑफ ए का मतलब ये हो गया जी स्टार है, और देखो आपका यही जी स्टार ए क्या आ रहा था, यही तो आपका जी ए था। ये क्यों लिख दिया मैंने जी स्टार है, क्योंकि एक्स और ए आपस में तभी रिलेटेड होंगे। हमने रिलेशन डिफाइन किया था कि हमने बोला था कि ए और बी आपस में तब रिलेटेड है जब हमें कोई देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू जी सच दैट हम लोग ए को लिख पाएंगे जी स्टार बी इस टाइप से, ऐसे, तब ए और बी रिलेटेड होंगे। और क्योंकि एक्स और रिलेटेड है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख पाएंगे, कोई जी एग्जिस्ट करेगा सच दैट हम लोग एक्स को लिख पाएंगे सम जी स्टार ए, ठीक है। तो ये हो गया जी स्टार, यही तो हमारा था जी ए, दैट इज द ऑर्बिट ऑफ ए, क्योंकि हम सारे जी के साथ इसको ले रहे हैं। क्योंकि कोई भी अगर आप सारा जी लोगे और स्टार ए कराते जाओगे तो कोई ना कोई नया नया एलिमेंट आते जाएगा, वो सारा एलिमेंट इसके अंदर आएगा, और जो एलिमेंट इसके अंदर आएगा वो क्लास ऑफ ए बन गया। क्लास ऑफ ए क्या हो गया हमारा जी ए। इसका मतलब देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, कि कोई भी हमारा जो सेट है वो ऐसे पार्टीशन हो जा रहा है किससे, जी ए, जी बी, जी सी, यानी ये सब क्या क्या है, जी ए जो है हमारा ऑर्बिट ऑफ ए, ये ऑर्बिट ऑफ बी, ये ऑर्बिट ऑफ सी, इस तरीके से। और जब भी ये पार्टीशन होता है और इक्विवेलेंस क्लास बनाते हैं तो इसका एक खास प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है कि ये जो होगा दैट इज़ द ऑर्बिट, वो हमेशा नोट करके आप लिख सकते हो। देखो मैं कोर्स को बहुत ही इजी रखना चाह रहा हूँ, मैं बहुत ही टिपिकल नहीं घुस रहा हूँ, मैं बहुत ही इसमें टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ, उसको टिपिकल बना सकता हूँ, और लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा ऐसे बताने के फिर आपको जब समझ ही में नहीं आएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसको हम लोग और थोड़े एडवांस में देखेंगे, पर मैं अभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाह रहा हूँ, इसीलिए हम लोग इसको बहुत ईजी वे से देख रहे हैं, और बहुत ही मैं आपको ईजी तरीके से इसको बता रहा हूँ, ठीक है। नोटेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा, एकदम सिंपल सिंपल चीज़ों को लिख रहा हूँ। देखो नोट क्या है कि orbit forms the equivalence class equivalence class का फायदा क्या होता है, दैट इज ऑर्बिट्स आर डिसजॉइंट, ऑर्बिट्स आर आइदर, या तो वो आइदर डिसजॉइंट होगा कम्प्लीटली, मतलब कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेंगे, और इक्वल, या तो इक्वल मिलेगा, मतलब कोई भी आपको ऑर्बिट ऐसा नहीं दिखेगा। मान लो कि ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे एलिमेंट आ रहे हैं, मान लो सेट के एलिमेंट A1, A2, A3 एक ऑर्बिट में, जैसे हमने निकाला, मान लो कि G ऑफ A1 निकाला, A1 का ऑर्बिट, तो ये आ गया A1, A2, A3, और G ऑफ A2 निकाला, तो ऐसा नहीं होगा कि वो A3, A1 इस टाइप से आए, मतलब सिर्फ दो ही एलिमेंट कॉमन है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। या तो होगा कि G1 यहाँ पे भी A1, A2, A3, मतलब A1 है ही ऑलरेडी तो A2, A3, मतलब ये सारा है कॉमन तो सेम हो जाएगा। और या दूसरा केस होगा कि इससे एकदम अलग हो, यहाँ पे कुछ अलग आ जाए, A4, A5, A6 इस टाइप से, कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। तो सेम नहीं आ सकता, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन है इसका मतलब पक्का है कि ये दोनों इक्वली होगा, ये प्रॉपर्टी होता है ऑर्बिट का। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग सेट को लिख सकते हैं, सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द डिसजॉइंट यूनियन ऑफ
सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द डिसजॉइंट यूनियन ऑफ ऑर्बिट्स। मतलब कि अगर कोई भी सेट है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा मान लो कि ये सेट है और ऑर्बिट्स ये ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग ऑर्बिट, ये एक ऑर्बिट होगा, ये एक ऑर्बिट मान लियो, ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4, ऑर्बिट 5, यानी कि हम लोग इस पूरी के सेट को कैसे लिख सकते हैं, यूनियन में लिख सकते हैं ओ आई, जहाँ पे आई रन करेगा फ्रॉम 1 to 5। देखो ये लिखने का तरीका होता है, यूनियन मैंने लिख दिया, सबको मिला दिया, कैसे, आई रनिंग फ्रॉम 1 से लेकर के 5 तक, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, O1 यूनियन O2 यूनियन O3 यूनियन O4 यूनियन O5। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम पांचों को मिलाएंगे एक साथ। ठीक है, मिलाएंगे तो पूरा सेट बन जाएगा, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल तरीका है ऑर्बिट, ये ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है कि ऑर्बिट कैसे डिकम्पोज कर रहा है और क्या क्या हो रहा है। तो अब इसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम। देखो मैं इसमें बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो जो आपको बहुत ही ज़रूरी है मैं वो चीज़ को ले रहा हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही नहीं के बराबर आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ का, ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम का, ताकि अगर जब आप आगे जाओ, जब चीज़ों को यूज़ हम लोग करें, तो आपको पता हो कि व्हाट इज़ ऑर्बिट, यू शुड नो व्हाट इज़ स्टेबलाइजर। आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप एक्शन क्या है, ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम क्या है, क्योंकि इसके बेसिस से हम लोग सिलोस थ्योरम को प्रूव करेंगे। और सबसे बड़ा बात है कि इससे लैग्रांजेस थ्योरम को भी प्रूव किया जाता है इसी कॉन्सेप्ट से, ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट से, बट क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम लोग उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम। तो अब लोग ये समझते हैं ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये ग्रुप एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्या नाम है, ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम। तो अब ये ऑर्बिट और स्टेबलाइजर में पक्का है कि एक रिलेशन होगा। अब ये क्या होता है, कैसे इसको लिखते हैं, ये सब चीज़ हम लोग समझते हैं। तो लेट जी बी ए ग्रुप दैट एक्ट्स ऑन अ सेट ए। ठीक है, जी कोई भी ग्रुप है जो कि ए पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको एक्ट को बहुत अच्छे से समझाया है पास्ट के लेक्चर में। अगर ए कोई भी इसके अंदर है, एलिमेंट है, तो देन देयर एग्जिस्ट अ 1-1 ऑनटू मैप फ्रॉम जी ए टू द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कॉसेट ऑफ जी ए इन जी। अब इसका मतलब क्या कि तो एक 1-1 ऑनटू मैप एग्जिस्ट करेगा। 1-1 ऑनटू हम लोग क्यों लेते थे, इसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। पहले जब नंबर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो मान लो कि किसी के पास कोई, मान लो कि अगर बकरी चराने जाता है या गाय चराने जाता है लेट से, तो अगर उसके पास कुछ गायें हैं तो काउंटिंग तो होता नहीं था, इसके पास इतनी गायें हैं, तो वो क्या करता था, उतना ही पत्थर ले लेता था। एक गाय के लिए एक पत्थर, दूसरी गाय के लिए दूसरा पत्थर, तीसरी गाय के लिए तीसरा पत्थर, ऐसे ही उसने पत्थर ले लिया और एक जगह पे रख देता था। वो पत्थर को अपने साथ लेके चलता था। अब वो जब भी उसको काउंट करना होता था, गाय पूरी की पूरी है कि नहीं, घास चर के आए कि नहीं, तो वो क्या करता था, एक गाय के लिए एक पत्थर, फिर दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, तो ऐसे रख देता था। और इससे जब वो पूरे पत्थर का ये हो जाते थे कंप्लीट, तो इसका मतलब समझ में आता था कि ये इतनी ही गाय हैं, मतलब गाय ठीक है, क्योंकि 5 पत्थर है तो 5 गाय के लिए। तो अल्टीमेटली देखो, अगर वो ध्यान से आप सोचो तो वो कर क्या रहा था, तो ये 1-1 ऑनटू मैप कर रहा था कि एक के लिए एक, और सारे कवर हो जाने चाहिए। 1-1 आपको पता है कि एक के लिए एक होना चाहिए, सिर्फ एक एक पे जाना चाहिए, और ऑनटू के लिए मतलब यहाँ पे पूरा कवर भी हो जाना चाहिए। तो देखो, तो ये अगर 1-1 ऑनटू मैप होता है, 1-1 ऑनटू मैप को हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स अ फैंसी वे टू से दैट दिस टू सेट हैज़ अ सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसके पास जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसके पास भी उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसको बोलने का एक फैंसी तरीका है सिर्फ 1-1 ऑनटू मैप। मतलब बेसिकली हमारा बोला क्या जा रहा है कि जी ए मतलब क्या होगा, लेफ्ट का मतलब कि जी ए का मतलब होगा आपका ऑर्बिट। तो इसका मतलब है कि जी ए होगा जो कि हमारा ऑर्बिट होगा, दैट इज जी ए ऑर्बिट। ये क्या होगा, 1-1 ऑनटू मैप होगा। तो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, उतनी एलिमेंट्स किसके अंदर आएंगे, द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कॉसेट ऑफ जी ए इन जी, मतलब सारे लेफ्ट कॉसेट्स ऑफ जी ए इन जी। तो जी ए इन जी यानी कि जी ए ऐसे है, ये स्टेबलाइजर है, इन जी अब इसका क्या बोला जा रहा है, सेट ऑफ लेफ्ट कॉसेट। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि लेफ्ट कॉसेट या राइट कॉसेट्स कब बनता था, जब हम लोग ऐसे लेते थे जी मॉड एच, तो हमारा कोसेट बनता था। ठीक है, और ये वाला एच अगर हमारा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता तो ये ग्रुप का फॉर्मेशन करता था। बट क्योंकि हमें पता है कि ऐसे लिखेंगे इसको जी मॉड जी ए, क्योंकि जी मॉड एच ऐसे लिखते हैं, डिफाइन ये ऐसे होता है। अब बात ये है कि ये वाला जी ए हमारा नॉर्मल सब ग्रुप तो होता नहीं है, तो ये कोशेंट ग्रुप नहीं बनाएगा, ये ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं करेगा, बट इसको हम लोग एज अ सेट तो ट्रीट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सेट लेंगे, और किसका सेट होता है ये, तो हम लोग ले रहे हैं सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कॉसेट, क्योंकि हमको पता है इसके जो एलिमेंट्स आते हैं वो लेफ्ट कॉसेट्स होते हैं, और यही नॉर्मल सब ग्रुप होता था तो लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट बराबर हो जाता था। पर यहाँ पे लेफ्ट कॉसेट राइट कॉसेट बराबर नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ इसको लेफ्ट कॉसेट का कलेक्शन लेंगे, मतलब जी मॉड जी ए जो है ये लेफ्ट कॉसेट का कलेक्शन है, सिंपल।
ठीक है। शायद अभी भी आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा कि अभी भी इसका मतलब को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। बोला क्या जा रहा है कि जी हम जी निकालेंगे, ऑर्बिट लिख देंगे, जी मॉड जी निकालेंगे, सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कॉसेट। अभी मैं बताऊँगा ये कैसे होगा, तो ये निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे मान लो कि अगर 5 एलिमेंट है, 3 4 5, तो यहाँ भी ऐसे ही 5 एलिमेंट होंगे और हम लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं मैपिंग, मतलब एक के लिए एक, मतलब समझ लो कि एक ऑर्बिट के एलिमेंट के लिए हमें एक इस तरह का एक लेफ्ट कॉसेट मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा बात है, शायद इससे आपको उतने अच्छे से नहीं लग रहा हो या बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा हो, पर ये बहुत बड़ा बात है इस तरह से ये चीज़ प्रूव हो जाना। ठीक है, हम लोग जब सिलोस थ्योरम देखेंगे तो इसको समझेंगे कि इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम का, तो हम लोग उस पर चलेंगे फटाक से। बट पहले मैं आपको उसको प्रूव कर देता हूँ। तो ये जस्ट सेम जैसे हमने आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम प्रूव किया था, वैसे हम काम करेंगे। हम क्या करेंगे, एक फी ले लेंगे, दैट इज़ एक फंक्शन लेंगे, कहाँ से कहाँ तक, ये फंक्शन हम लेंगे जी ए से, यानी ऑर्बिट से लेकर के जी मॉड जी ए तक। ठीक है, ये वाला जी एन जी मतलब लेफ्ट कॉसेट का कलेक्शन सारा। तो हम जी ए से, दैट इज़ ये ऑर्बिट से कहाँ जा रहे हैं, जी मॉड जी ए में जा रहे हैं। तो अब देखो, अगर हम लोग को यहाँ पे मैपिंग लेना हो फी, तो हम लोग किस तरह का ले सकते हैं, फी किस तरह का दिखेगा। तो आपको पता है कि जी ए के अंदर एलिमेंट किस तरह से आएंगे, तो ये जी स्टार ए टाइप दिखेगा एलिमेंट, इसका एलिमेंट। और नेचुरली अगर हम लोग देखें तो हम लोग को क्या लग रहा है, इसको कहाँ भेजना चाहिए, तो हम लोग को एकदम साफ देख करके लग रहा है इसको हम लोग को भेजना कहाँ चाहिए, तो ये जी ए है। ठीक है, आपको पता है कि जी मॉड एच के अंदर एलिमेंट किस तरह के आते हैं, एक्स एच टाइप। ठीक है, ये लेफ्ट कॉसेट होता था कि ये अगर जी लेफ्ट साइड से अप्रोच करे तो लेफ्ट, राइट से अप्रोच करे तो राइट कॉसेट। तो अब ये हो गया एक्स एच, जहाँ पे एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, जी में। ये इस तरह का कुछ चीज़ होता है। तो अब बात आता है कि अगर हम जी मॉड एच को इस तरह से लिख देते हैं, एक्स एच एंड ऑल इस तरीके से, तो अब अगर हम लोग को इसको लिखना हो इसको भी, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग। नेचुरली आपको क्या लग रहा है, अगर ध्यान से देखो तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि जी ऐसे एक नेचुरली लेना चाहिए इस जी के लिए, यहाँ पे जी और ये जी ए को एज इट इज़, क्योंकि यहाँ से तो हमें जी एक मिल ही गया है और ये ए के लिए ये काम हो रहा है, इसलिए ए तो फिक्स रहेगा सब में ऐसा। तो कुछ अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको ऐसा चीज़ ये रियलाइज़ हो रहा होगा कि हमें फंक्शन कुछ ऐसा लेना चाहिए, नेचुरली हमें ऐसा फील आ रहा है अंदर से कि जी ए क्या है, ऑर्बिट का कलेक्शन है, ऑर्बिट किस तरह के होते हैं, तो जी स्टार है। अब वो कहाँ जाना चाहिए, तो यहाँ इसके लिए जी ले लिया हमने, और जी ये इस तरह से लिखाता ही है। जी मॉड एच का एलिमेंट किस तरह से लिखाता है, एक्स एच टाइप, जहाँ पे एक्स इसके अंदर होता है, तो हमने जी इसके अंदर ले लिया और इसे ऐसे लिख दिया। तो ये नेचुरल तरीका हो गया लिखने का। अब अगर हम लोग प्रूफ कर दें कि ये वाला जो एक मैपिंग है ये 1-1 ऑनटू मैपिंग है, तो हमारा काम हो जाएगा जो हमें दिखाना है। तो हम ये चीज़ कैसे दिखाएंगे कि ये 1-1 ऑनटू मैपिंग है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो पहले हमें दिखाना पड़ेगा, सबसे पहले हम कुछ भी लेते हैं तो हमें दिखाना पड़ता है कि वो वेल डिफाइंड है। तो इससे पहले हमें वेल डिफाइंड प्रूफ करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग वेल डिफाइंड प्रूफ करते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे वेल डिफाइंड के लिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी एक फंक्शन यहाँ से होता है तो इसके 2 वैल्यूज़ नहीं जाने चाहिए, इसी को बोलते हैं वेल डिफाइंडनेस, कि सिर्फ अगर यहाँ से सिर्फ एक जा रहा है तो वेल डिफाइंड होगा। और ये कैसे हम लोग दिखाते थे, हम लोग लेते थे कोई 2 एलिमेंट x1 और x2 बराबर, और अगर x1 x2 बराबर सेम ही है तो ये अगर fx1 आ रहा है ये fx2, तो ये भी बराबर होना चाहिए। और यहाँ से आएगा फी x1 क्योंकि हम फी ले रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल आना चाहिए, फी x1 इक्वल्स टू फी x2। तो हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग को चीज़ समझ में आएगा बहुत अच्छे से। तो फी ऑफ हम लोग निकालते हैं, फी ऑफ x1 यानी कि g1 स्टार ए, सॉरी हम लोग क्या लेते हैं, लेट करते हैं 2 एलिमेंट g1 स्टार ए एंड g2 स्टार ए। कहाँ का एलिमेंट है ये एलिमेंट है जी ए का, और हम लोग क्या ले रहे हैं, दोनों को इक्वल ले रहे हैं, एंड g1 स्टार ए इक्वल्स टू g2 स्टार ए, दोनों बराबर है, ये हमने लिख दिया। तो अब अगर ये g1 स्टार ए और g2 स्टार ए दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर g1 स्टार ए और g2 स्टार ए दोनों अगर इक्वल हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है g ऑफ जी ए इक्वल होगा, मतलब कि g1 जी ए इक्वल्स टू g2 जी ए। तो इसका तरीका क्या है, नेचुरली जब भी आपको इस तरह का कुछ दिखे आप कोशिश करो कि इसको हटाने का, इधर लाने का। तो कैसे ला सकते हो, नेचुरली तरीका दिख रहा है g2 इनवर्स से दोनों साइड ऑपरेट करके। नो g2 इनवर्स से अगर हम लोग ऑपरेट करेंगे दोनों साइड तो क्या लिखेंगे, g2 इनवर्स स्टार g1 स्टार ए इज इक्वल्स टू g2 इनवर्स स्टार g2 स्टार ए, ऐसे g2 स्टार ए
देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, G2 इनवर्स स्टार, तो दोनों तरफ G2 इनवर्स से ऑपरेट कर रहे हैं, तो G2 इनवर्स स्टार G1 स्टार है और फिर G2 इनवर्स स्टार G2 स्टार है। तो अब देखो G2 इनवर्स हम लोग को पता है ऑर्बिट स्टेबलाइजर थ्योरम, सॉरी ग्रुप एक्शन का प्रॉपर्टी जो है सेकंड प्रॉपर्टी, तो बाय सेकंड कंडीशन ऑफ ग्रुप एक्शन, बाय सेकंड कंडीशन ऑफ ग्रुप एक्शन, तो सेकंड कंडीशन ऑफ ग्रुप एक्शन क्या होगा, ये दोनों आपस में मिल जाएगा, यानी कि G2 इनवर्स, ये हमारा कैसा लिखाएगा एलिमेंट, G2 इनवर्स G1 और स्टार A इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा G2 इनवर्स G2 स्टार A, पर अब देखो ये G2 इनवर्स G2 क्या हो जाएगा E, और E स्टार A क्या हो जाएगा A बाय द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ग्रुप एक्शन। इसका मतलब G2 इनवर्स G1 स्टार A इक्वल्स टू A आ गया, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप कोई चीज़ समझ में आए तो अब अगर चीज़ देखो कि ये इंटू A इक्वल्स टू A आ गया, और यही चीज़ तो स्टेबलाइजर ये काम करता था। अब याद करो स्टेबलाइजर में क्या होता था कि G स्टार A बराबर A देता था, तो हम लोग बोलते थे कि G कहाँ जाएगा स्टेबलाइजर में, स्टेबलाइजर को हम STA भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं स्टेबलाइजर ऑफ G ने, ऐसे भी लिखते हैं, बट इसको हम लोग नोटेशन क्या यूज़ कर रहे हैं GA, तो ये इसके अंदर जाएगा। तो क्योंकि ये भी स्टेबलाइजर का काम कर रहा है कि ये स्टार A होने पे क्या दे रहा है, A दे रहा है, और ये सारा हमारा चल रहा है फॉर ऑल A, ठीक है, स्टार्टिंग से हम लोग लेके चल रहे हैं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, तो इसीलिए ये कहाँ चला जाएगा G2 इनवर्स G1 कहाँ चला जाएगा GA में। अब देखो ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी ऐसा हो ये G2 इनवर्स G1 कहाँ चला जाए, ये मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो इसलिए मिटा दे रहा हूँ। तो देखो जब भी ये इसमें चला जाए एक सेट में, क्योंकि हमें पता है GA क्या है हमारा, सॉरी सब ग्रुप है, और हमें पता है कि H अगर सब ग्रुप हो तो हमारा AH इक्वल्स टू HA होता है, मतलब कि ये लेफ्ट कॉसेट इक्वल्स टू, और सॉरी HA इक्वल्स टू, नहीं ऐसे इसको हम लोग लिखेंगे HA इज इक्वल्स टू AH इज इक्वल्स टू BH इफ़ एंड ओनली इफ, जब क्या हो AB इनवर्स जो हो वो कहाँ बिलोंग करे H में, मतलब AH इक्वल्स टू BH ये दोनों बराबर तभी होते हैं जब AB इनवर्स कहाँ बिलोंग करे H में, और या फिर AB इनवर्स अगर बिलोंग कर गया H में तो इसका मतलब क्या होगा AH इक्वल्स टू BH, तो ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग इस चीज़ को, क्योंकि G2 इनवर्स G1 है तो हम, क्योंकि देखो यहाँ पे G2 इनवर्स G1 तो हम लोग लिख सकते हैं, या फिर ये भी चीज़ होता है, या फिर दूसरा तरीका और एक इसको अगर लिखने का तरीका देखा तो ये भी होता है AH इज इक्वल्स टू H इफ़ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H, ये भी तरीका होता है, सेम चीज़ ही है। तो हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है, इससे भी कर सकते थे पर ये ज़्यादा इजी है। AH इक्वल्स टू H कब, जब A बिलोंग करे सब ग्रुप में, मतलब A अगर सब ग्रुप में बिलोंग कर गया तो उसका हम लोग AH अगर ऐसे लिखेंगे तो वो H ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे GA भी हमारा सब ग्रुप है और A हमारा कोई एलिमेंट है ग्रुप का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं G2 इनवर्स G1 और फिर GA इज इक्वल्स टू GA, ऐसे G2 इनवर्स G1 GA इक्वल्स टू GA, ठीक है, ये हमने लिख दिया। क्यों लिखा, सेम इसी चीज़ को यूज़ करके AH इक्वल्स टू H वाला कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। तो अब देखो इससे होगा क्या, अल्टीमेटली हमने क्या लिख दिया G2 इनवर्स G1 GA इक्वल्स टू GA, मतलब G2 इनवर्स G1 GA इक्वल्स टू GA। अब इसे हो क्या रहा है अल्टीमेटली, अब देखो अगर हम लोग दोनों तरफ G2 से ऑपरेट कर दे तो क्या हो जाएगा G2 इनवर्स G1 GA इज इक्वल्स टू G2 GA, ठीक है। अब देखो यहाँ से होगा क्या G2 और G2 इनवर्स ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तो आइडेंटिटी G1 GA इज इक्वल्स टू G2 GA, और अब क्या होगा इम्प्लाइज दैट ये E और G1 बन जाएगा, तो क्या आ गया हमारा G1 GA इक्वल्स टू G2 GA। अब देखो तो यही चीज़ हमें चाहिए था, क्योंकि हमने मैपिंग फी कहाँ से डिफाइन किया था, GA से लेकर के G मॉड GA में कैसे डिफाइन किया था, सच दैट फी ऑफ GA का एलिमेंट यानी कि G स्टार A कहाँ जा रहा था, फी ऑफ G स्टार A इज इक्वल्स टू, इसके लिए हमने क्या लिखा था G ऑफ GA ऐसे लिखा था। तो देखो हम क्या चाह रहे थे वेल डिफाइंड प्रूफ करने के लिए कि G1 GA जो हो वो G2 GA आ जाए, देखो ये आ गया। अब यही जो हमने पूरा प्रोसेस किया ना, इसको जस्ट आप रेसिप्रोकल उल्टा जाओगे, क्योंकि अगर मैं 1 1 प्रूफ करना है
तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल ले लेते थे, यानी आपको याद होगा fx1 इक्वल्स टू fx2 हम लेते थे और x1 इक्वल्स टू x2 प्रूफ करते थे। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे फी ऑफ g स्टार ए g1 स्टार ए इक्वल्स टू फी ऑफ g2 स्टार ए, दोनों को बराबर ले लेंगे और हमें g1 स्टार ए और g2 स्टार इक्वल दिखाना है। तो फी ऑफ g1 स्टार ए क्या आएगा, g1 ga, तो g1 ga बराबर g2 ga, ऐसे हो जाएगा। अब g2 इन्वर्स से ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, g2 इन्वर्स g1 ga इज इक्वल्स टू ga, और फिर अगेन इसी प्रॉपर्टी से कि ah इक्वल्स टू, ये वाला जो मैंने आपको बताया था कि ah इक्वल्स टू h होगा कब, जब a कहाँ बिलोंग करे, h में। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे ga के अंदर, ये इम्प्लाई क्या करेगा, g2 इन्वर्स g1 हमारा चला जाएगा ga में, और क्योंकि ये ga में चला गया और ga का मतलब होता है स्टेबलाइज़र, मतलब कि g2 इन्वर्स g1 स्टार a जो होगा वो a के बराबर आ जाएगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। और क्योंकि ये इस तरह से है, फिर हम लोग g2 से ऑपरेट करेंगे, फिर इसको अंदर लेके जाएंगे, तो ये हमारा आइडेंटिटी, तो यहाँ g1 बचेगा, यानी चलो मैं लिख देता हूँ इसको, तो क्या लिखेंगे, g2 इन्वर्स g1 स्टार a इस तरीके से इज इक्वल्स टू g2 स्टार ए। अब हो गया काम। अब g2 को अंदर लेके जाओगे तो आइडेंटिटी, और फिर यहाँ से बनेगा क्या हमारा एलिमेंट, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से बाय द सेकेंड कंडीशन ऑफ ग्रुप एक्शन। तो ये अंदर जाएगा तो आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इंटू g1 तो g1 स्टार इक्वल्स टू g2 स्टार है, यही तो आपको लाना था, g1 स्टार इक्वल्स टू g2 स्टार है 1 1 के लिए। तो हमारा ये जो है ये बन गया 1 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा आ क्या गया, ये फी वेल डिफाइंड आ गया, ये फी 1 1 आ गया। अब हमें इसे ऑन टू प्रूफ करना है। देखो 1 1 बहुत इजी था, मैंने आपको समझा दिया, अब इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, इसे ऑन टू। तो अब हम इसे ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। ऑन टू मतलब कि इसके लिए हर एक एलिमेंट के लिए हमें यहाँ पे कोई एलिमेंट मिलेगा, तो इसके एलिमेंट दिख कैसे रहे हैं, हम लिखेंगे फॉर ऑल जी जी ए बिलोंग्स टू जी मॉड जी ए देयर एग्जिस्ट जी, यहाँ पे जी ए के एलिमेंट किस तरह से दिखेंगे, जी देयर एग्जिस्ट जी स्टार ए सच दैट, अगर हम लोग इसका फी निकालेंगे, फी ऑफ जी स्टार ए, तो क्या आएगा हमारा, जी ऐसा आएगा जी जी ए। देखो उसको फिर से समझते हैं, फॉर ऑल जी जी ए मतलब फॉर ऑल इसके हर एक एलिमेंट जी जी ए मतलब कि जी होगा इसके अंदर, जी होगा इसके अंदर, तो ये इसके एलिमेंट दिखेंगे किस तरह से, इस तरह के रैंडम एलिमेंट जी ए टाइप दिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल जी ए बिलोंग्स टू जी मॉड जी ए देयर एग्जिस्ट क्या करेगा, जी स्टार ए यहाँ पे होगा सच दैट, अगर हम लोग इसका मैपिंग निकालेंगे, फी ऑफ जी स्टार ए निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, जी ए आएगा, यानी कि इसका एलिमेंट आएगा जी ए। ठीक है, मतलब कि इसके हर एक एलिमेंट के लिए हमें यहाँ पे एक प्री इमेज मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, आप बोलोगे कि भाई ये कैसे श्योरिटी गेम, इसके हर एक एलिमेंट के लिए हमें यहाँ पे एक इस तरह का एलिमेंट मिलेगा ही, क्योंकि आप ऑलरेडी जी डिफाइन कर रहे हो, तो ये जी तो यही है, क्योंकि ग्रुप के अंदर तो होगा ही जी, और आप ऑलरेडी ए ले रहे हो किसी का स्टेबलाइजर, तो ए भी आप मान के चलो कि ए आपके पास है, तो वही ए तो हम यहाँ ले रहे हैं। जब जी भी है ए भी है, तो जी स्टार ए भी होगा जी ए के अंदर, तो वही जी स्टार ए हम ले रहे हैं, और इसी को कहाँ भेज दे रहे हैं, जी ए पे। तो हमारा फंक्शन जो है, ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, वेल डिफाइंड भी है। तो सोचो अब यही तो होता था 1 1 ऑन टू, यही तो हमें प्रूफ करना था। इसका मतलब जी ए से जी मॉड जी ए में हमारा क्या हो गया फंक्शन 1 1 ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू हो गया, इसका मतलब इसका जितना कार्डिनैलिटी है, यानी इसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी मॉड जी ए में है। इसका मतलब लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि ऑर्डर ऑफ जी ए जो होगा, जैसे हम लोग ऐसे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ जी ए, यानी कि ऑर्बिट का जो ऑर्डर होगा वही होगा ऑर्डर ऑफ जी मॉड जी ए का। इसी को हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ जी ए इन जी, इसको इंडेक्स भी बोला जाता है। यानी कि अगर जी मॉड एच आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ एच इन जी। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है। तो अब देखो यहाँ हम लोग को पता है इसका ऑर्डर क्या होता है, टूट जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ जी ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप लोग देखो तो ऑर्डर ऑफ जी हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, दैट इज ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी ए इंटू ऑर्डर ऑफ जी ए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ जी ए इंटू ऑर्डर ऑफ ये जी, यानी कि ऑर्डर ऑफ जी अगर हमें ग्रुप का ऑर्डर निकालना है तो बेसिकली हमें करना क्या पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट इंटू ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजर। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको जस्ट छोटा सा एग्जांपल से फटाक से समझ लेते हैं। इसको हम लोग सीलूस थ्योरम जब देखेंगे तो बहुत डिटेल में और चीज़ों को पढ़ेंगे, आगे समझेंगे।
ठीक है, मैं चीज़ों को बहुत ही सिंपल रखने का कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसके। तो एग्जांपल में वही वाला देख लेते हैं अपना ABC, मतलब जो हमने ABC लिया था ट्राइंगल वाला, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये हमने सेट लिया था, ग्रुप हमने लिया था R0, R120 डिग्री, R2 40 डिग्री, इस तरह से हम रोटेट कर रहे थे। तो अब यहाँ पे आप अगर देखो कि हमारा, अगर हमने जब GA निकाला था तो आपको याद हो तो वो A आया था, तो ऑर्डर ऑफ जब हम लोग GA लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा 3, क्योंकि A का ऑर्डर कितना है 3, यानी 3 एलिमेंट्स हैं। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे ऑर्डर ऑफ GA, दैट इज स्टेबलाइजर का ऑर्डर, ठीक है। तो A के कितने एलिमेंट है जो स्टेबलाइजर में है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग निकालते हैं GA को हम लोग क्या लिखेंगे, वो सारे G बिलोंग्स टू G ग्रुप के वो सारे एलिमेंट सच दैट क्या होना चाहिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ GA का मतलब कि वो सारे GA का मतलब हुआ कि स्टेबलाइजर ऑफ A, यानी कि वो सारे G बिलोंग्स टू G सच दैट कि हमारा ये स्टेबलाइज्ड हो। स्टेबलाइज मतलब कि G स्टार A इक्वल्स टू A हो, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यही होता है हमारा डेफिनेशन स्टेबलाइजर का। तो अब अगर यहाँ पे देखा जाए इस केस में कि वो सारे G बिलोंग्स टू G सच दैट G स्टार A जो वो A ही आए, तो आपको पता है कि ऐसा सिर्फ एक एलिमेंट है R0, क्योंकि R0 के पास ही इतना पावर है कि R0 ऑफ A आएगा, R0 ऑफ B आएगा, क्योंकि आप किसी कुछ चीज़ को रोटेट ही नहीं करोगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आप रोटेट भी करो और फिर भी सेम आएगी, तो तभी पॉसिबल है ना जब G की जगह पे क्या हो R0 हो। तो इसके लिए क्या आ जाएगा R0, यानी कि ऑर्डर ऑफ अगर आप GA लिखोगे तो वो क्या आएगा स्टेबलाइजर का ऑर्डर 1। देखो दोनों को प्रोडक्ट करो, यानी कि ऑर्डर ऑफ, यानी कि हम लोग प्रोडक्ट करें दोनों को। देखो स्टेबलाइजर अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ग्रुप के कौन से ऐसे एक एलिमेंट होंगे जो कि इस सेट पे लगेंगे फिर भी कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, तो सिर्फ वो R0 ही है, क्योंकि बाकी अगर R120 को आप A पे करोगे तो उसको घुमा देगा, B पे लेके जाएगा। R240 को भी B पे करोगे तो वो उसको भी घुमा के दूसरी जगह पे लेके जाएगा। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है दैट इज R0 जो कि इफेक्ट नहीं डालेगा, तो वो हमारे स्टेबलाइजर में आएगा। तो हमारा ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजर जो है A का वो 1 आ गया। अब दोनों को प्रोडक्ट करो, ऑर्डर ऑफ GA इंटू ऑर्डर ऑफ G, ये इंटू मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ये नंबर ही है, ऑर्डर ऑफ GA एक नंबर आएगा और ऑर्डर ऑफ GA भी एक नंबर आएगा। क्या आ रहा है नंबर, ऑर्डर ऑफ GA आ रहा है हमारा 1, ऑर्डर ऑफ GA आ रहा है हमारा 3, तो 3 आया, यही तो है हमारा ग्रुप का ऑर्डर। ग्रुप का ऑर्डर देखो 3। तो आई थिंक कि इस चीज़ से आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी और भी एग्जांपल्स लेके देख सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग और भी क्वेश्चंस वगैरह करेंगे इसके रिलेटेड। सो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।